इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार का यूपीटीटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो जितना जल्द हो सके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दिया है। बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास है। अगर देखा जाए तो मात्र आपके पास 120 से 130 दिन का समय बचा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो मात्र 3 से 4 महीने का ही समय बचा हुआ है। 3 महीने का ही समय आपके पास बचा हुआ है। हम आपको बता दें, अगर आप यूपीटीटी एग्जाम को पास करना चाहते हैं और ईवीएस में पर्यावरण में आप जानते हैं ईवीएस पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। तो अगर आप चाहते हैं पर्यावरण में 30 के 30 प्रश्नों को सही करना, तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको कराएंगे यूपीटीटी पेपर जो आपका 2011 में पहली बार हुआ था, फिर उसके बाद 2021 में अंतिम बार हुआ और 5 से 6 सालों बाद 2026 में आपका होने जा रहा है। तो बहुत आपके पास अगर देखा जाए तो एक अच्छा अवसर है यूपीटीटी पास करने का, क्योंकि 5 से 6 सालों बाद होने जा रहा है। और हम अपनी इस क्लास में 2011 से लेकर के 2021 तक जितना भी पेपर हुआ है सभी पेपर को कंप्लीट कराएंगे। अब चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यूपीटीटी जो पेपर आपका 2011 में हुआ था उसके ईवीएस के 30 प्रश्नों का। यदि आप भी यूपीटीटी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर दे करके जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग आंसर। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण की जो है पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? क्या WWF है, WHO है, या पेटा है, या यूएन है? आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल आंसर हम लोग को पता है कि पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने वाली जो संस्था है ये है यूनाइटेड नेशन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए, जानकारी आप ले लीजिए। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ये लीजिए जो है कि आज की क्लास का यूपीटीटी 2011 का अगला प्रश्न टेस्ट का। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। यदि कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा तो इससे क्या होता है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा ये सभी। क्या आप लोग बता सकते हैं कीटनाशकों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से क्या होता है? हाँ सर, बिल्कुल हम लोग को आंसर पता है। इसका आंसर आप सोच लिए होंगे। हाँ सर, राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ये लीजिए अगला प्रश्न। क्लास में बिल्कुल बने रहिए, बहुत कम समय में बहुत ही फास्ट जो है 30 प्रश्नों का टेस्ट हम लोग करेंगे यूपीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस के। 2011 पेपर स्टार्टिंग है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, लवण जो जल को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एंड्रोहाइड्स लवण, या हाइड्रोफिलिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण कहते हैं। बता सकते हैं आप लोग? ऐसे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल हम लोग को चारों ऑप्शंस में से दिख रहा है। इसका राइट आंसर सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या हो जाएगा? हाइग्रोस्कोपिक लवण हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पानी। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, चलिए देखिए प्रश्न को। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण किसका? पारिस्थितिकी तंत्र और जो प्राकृतिक अधिवास है इनके संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिपादित किसके लिए प्रयुक्त पद है? क्या क्रोड संरक्षण के लिए, या स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, या अपस्थानीय संरक्षण, या परिधीय संरक्षण? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। यूपीटीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? अपस्थानीय संरक्षण। लीजिए अगला प्रश्न। टेस्ट में बिल्कुल बने रहिए, क्लास में पूरा टेस्ट दे करके जाइएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है। ये प्रश्न तो 2-3 बार यूपीटीटी के एग्जाम में आया, ईवीएस के पेपर में, कि सामुद्रिक कच्छपों का जीवन जीवाश्म कहा जाता है। जो समुद्र वाले कछुए हैं, कछुओं मतलब जो समुद्र में, सागर में जो कछुए रहते हैं, इनका जो जीवन है जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 बिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या वाला क्या कौन सा कछुआ है आपको बताना है। प्रश्न फिर से समझिए। कह रहा है कि जो हमारे पास सागर और महासागर है उसमें
जो हमारे पास कछुए पाए जाते हैं उसमें 5 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या वाला कछुआ कौन पाया जाता है? क्या केनेप्स रिडले पाया जाता है या लॉगर हेट पाया जाता है या ओलिव रिडले पाया जाता है या फ्लैट बैक पाया जाता है? बता सकते हैं कौन सा कछुआ सबसे ज्यादा पाया जाता है किसकी प्रजाति यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल सही आंसर हम लोग को दिख रहा है, ओलिव रिडले। नहीं पता है तैयार कर लीजिए, एक-एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि यूपीटीटी का जो प्रीवियस सेट पेपर तैयार कर लिया ना 2011 से लेकर के 2021 तक, वो मैं आपको बता दूं उसकी 30 से 40% तैयारी पहले ही हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओलिव रिडले, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सामुद्रिक कछुओं को जीवंत क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। यहाँ पे एक और जानकारी दी है, 150 मिलियन वर्षों से अधिक पृथ्वी पे उपस्थित हैं और ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार से। तो कई बार प्रश्नों से भी सीखा करिए, हम लोग सीखते हैं, आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है कि प्रश्नों में भी कई जानकारी दे दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया है, शानदार है। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न और देखता हूं क्या आंसर आप बताते हैं। प्रश्न है कि विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस? बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पे कौन सा इसमें से एक कारक है आपको बताना है। हाँ सर, बिल्कुल आंसर हम दिख रहा है, जो वाहनों से निकली गैसें होती है ना, जो वाहनों से निकली गैसें होती हैं, ये विश्व उष्मायन के लिए कारक है एक प्रकार की। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और देखता हूं इसका आंसर क्या बताते हैं। बहुत ही फास्ट टेस्ट कराने वाले हैं, बिल्कुल भी समय हम आपका नहीं लेंगे, एक एक पेपर को आपको तैयार कराएंगे जो यूपी टेट के हुए हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या अयस्क को? ठीक है, पानी 1 मिनट भाई। हाँ बताइए आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? 127 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, बढ़िया है, शानदार। चलिए आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयस्क हो जाएगा। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को। नहीं पता है तैयार कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। बता सकते हैं पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि क्या अवशोषण करते हैं? सर बिल्कुल पता है सर, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को अवशोषित करते हैं। और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बहुत ही रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। जो पेड़ पौधे इसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये लीजिए मैं बता दूं, ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया यूपीटीटी में, 3 से 4 बार ये प्रश्न आया और पूछा गया भूकंप मापा जाता है। देखने में प्रश्न बहुत आसान लग रहा है लेकिन 3 से 4 बार पूछा गया, अभी भी पूछा गया। अब जितना भी पेपर उठा के देखेंगे हर पेपर में लगभग आ जाता है। क्या बोफार्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिक्टर पैमाने में? बताइए जो भूकंप की तीव्रता है किस में मापी जाती है? तो आप कहेंगे सर रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। और ये जो रिक्टर पैमाना होता है ये सिस्मोग्राफ में लगा होता है। सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उसी में ये रिक्टर पैमाना लगा रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है भूकंप की तीव्रता को माप लेते हैं। लीजिए बिल्कुल क्लास में बने रहिए, एक एक प्रश्न को आंसर आपको देके जाना है, ठीक है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हर प्रश्न का आंसर आप जरूर सोचिए क्या हो सकता है। ये लीजिए एक प्रश्न और आपके पास लाया हूं और देखते हूं आप लोग क्या बताते हैं। चलिए आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, जो समुद्र हैं, जो सागर हैं, उसमें जल का वृद्धि हो रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने से या अत्यधिक वर्षा से, अम्ल वर्षा से या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्लीज आप लोग आंसर बताएं कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है। हाँ सर, बिल्कुल आंसर दिख रहा है, ये वाला सर आंसर हम लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या है,
हीट होता जा रहा है। तो इसके वजह से जब हीट हो रहा है तो जो बर्फ है ज्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। जब पिघल रहे हैं तो इससे जो है कि महासागरों में जल स्तर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बहुत ही बढ़िया। ये लीजिए, हाँ, ये तो ऐसा प्रश्न भाई है ना, कई बार एग्जामों में ये भी प्रश्न आया, रिपीट हुआ प्रश्न। जो प्रश्न आपके लिए रिपीटेड रहेगा मैं जरूर बताऊंगा, जो एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। कौन सी वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो है कि अत्यधिक हानिकारक सल्फर के साथ मिश्रित गैस कौन सी है? क्या एस है, या H2S है, SF6 है, या SO2 है? हाँ सर, पता है आंसर, हम लोग को पता है आंसर सर। इसका सही आंसर SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। और हम आपको बता दें, ये ऐसी जो है कि गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण जो ताजमहल का रंग है वो हल्का हल्का पीला पड़ता जा रहा है। सिर्फ इसी की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ताजमहल का कलर हल्का हल्का पीला होने का क्या कारण है? यही वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैस है। ठीक है, हाँ, लिए लीजिए, देखता हूँ क्या आंसर बताते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर दे करके जाना है। अगर आप यूपीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आंसर जरूर दीजिए। प्रश्न हमारे पास है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? हाँ सर, क्या वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, या जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश द्वारा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सर, वृक्षों द्वारा। यानी वृक्षों द्वारा जो है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा रोपण करके, ठीक है, वृक्षों का संरक्षण करके, जो वन कटाई उसको रोक करके, ये सारी चीजों को जो है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये लीजिए, अरे भाई, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुरंत नोट करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को? मैं बता दूं, ये प्रश्न वनडे एग्जाम में लगभग लगभग से 100 से 150 बार पूछा गया। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं आया बचा जिसमें प्रश्न नहीं आया, हर जगह आया है प्रश्न। और देखता हूँ क्या आंसर आप बताते हैं। यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। हाँ सर, पता था हम लोगों को आंसर। लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उससे कौन सी परत, कौन सी यहाँ पे जो है, हाँ, कौन सा लेयर, कौन सी परत उसे सुरक्षित करती है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, या क्षोभ मंडल, या चुंबक मंडल? क्या आपको पता है? हाँ सर, बिल्कुल आंसर पता है। आंसर सर हम लोग को पता है, ओजोन स्तर जो है, सूर्य से जब अल्ट्रावायलेट हानिकारक रेज निकलती हैं तो उससे बचाने का काम ओजोन लेयर करती है। आइए ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है O3 होता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ये कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस कहलाती है O3। और मैं आपको बता दूं, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो उसमें 99% जो है कि अल्ट्रावायलेट और हानिकारक किरणें होती हैं। और यहाँ पे नीचे हमारी ओजोन लेयर होती है, इसमें छनती है, छन करके कि नीचे जो शुद्ध रेज होती है 1%, 1 से 2% जो शुद्ध रेज होती है वही पृथ्वी तक पहुंच पाती है, जो हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ओजोन स्तर जो अल्ट्रावायलेट रे को छननी का काम करती है, छन करके जो शुद्ध रेज होती है वो पृथ्वी पे भेजती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। और देखता हूँ इसका आंसर क्या है, बताते हैं। बहुत से मेरे भाई क्लास छोड़ करके चले गए होंगे, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको ना उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना ही नहीं है जिस तरह के प्रश्न यूपीटीटी में पूछे जाते हैं। मैं मान रहा हूँ इस तरह के प्रश्न अभी फिलहाल लेवल चेंज हो गया है, लेकिन इसमें 4-5 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। किसी जगह के जो फना और फ्लोरा किसको सूचित करते हैं? पेड़ पौधे जंतुओं को, मछलियों पेड़ पौधों को, जंतुओं मछलियों को, पक्षियों पेड़ पौधों को। क्या बता सकते हैं आप लोग जो है फ्लोरा और फना किसको सूचित करते हैं? आप लोगों को सही आंसर बता देना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ सर, आंसर दिख रहा है, ये हो जाएगा फ्लोरा पेड़ पौधों को, फना जंतुओं को। सही आंसर इज द ए हो जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ये लीजिए आपके पास। और देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। चलिए इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इस वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या भाई है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें कौन उदाहरण है? क्या वायु है, तालाब है, जल है, या मृदा है? बता दें आप लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोलॉजी का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है? सर बिल्कुल आंसर दिख रहा है। सर इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब, तालाब हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। प्रश्न है, कौन सा जलीय कारक नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो जलीय कारक नहीं है आपका? क्या पेड़ पौधे है, जंतु है, या सूक्ष्म जीव है, या प्रस्तर है?
क्या बता सकते हैं सही आंसर? हाँ सर, बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तर। जो प्रस्तर हमारा है, ये जलीय कारक हमारा नहीं है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और देखता हूँ इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न है कि अधिकतर पेड़-पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़-पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल से, जल मंडल से, वायुमंडल से, प्रकाश मंडल से, यानी अधिकतर पेड़-पौधे पाए जाते हैं। हम लोगों को आंसर दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतर की बात किया था, ज्यादातर बात किया था, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। बाकी जल मंडल में भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इज द ए करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए गजब का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास यूपीटीटी का। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, यानी जो अन्य मृत जंतुओं को खा करके, सड़े गले वनस्पतियों को खा करके, जंतुओं को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजरर या आम्निभोर कहेंगे। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका देना है आप लोगों को सही आंसर। ठीक है, जल्दी से आप लोग सही आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? तो हम आपको बता दें, अन्य मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करते हैं, सड़े गले अ, जो पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं, तो उनको स्क्वेंजर कहा जाता है। पैरासाइट जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, ठीक है, पैरासाइट के बारे में आप जानते होंगे। चलिए सीधे बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी संक्षिप्त रूप है। जो सीएनजी है, ये किसका संक्षिप्त रूप है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस? बता सकते हैं आप लोग है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी एक आपका प्रदूषणहीन गैस है, जिसमें जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। बहुत ही बढ़िया। और ये पर्यावरण स्नेही गैस भी मानी जाती है। जो सीएनजी होती है हमारी, पर्यावरण स्नेही गैस भी मानी जाती है। ये प्रश्न आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन आता हुआ यूपीटीटी का, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण इसमें से कौन सा है? क्या जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है, इसमें कौन सा प्रदूषण है, आपको बताना है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु प्रदूषण जो है विश्व उष्मायन का कारण है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो नुकसान करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण यही होता है, वायु प्रदूषण होता है। ये लीजिए आपके पास शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। महाराष्ट्र पृथ्वी पृष्ठ के, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रश्न है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। महासागर पृथ्वी के कितने भाग पे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। महासागर मतलब समुद्र है, क्या 3/4 भाग पे, 1/2 भाग पे, 1/4 भाग पे या 2/3 भाग पे? तो हम आपको बता दें, हम आपको बता दें, नहीं सर, हम लोग बताएंगे इसका आंसर। बता सकते हैं, सोच लिए होंगे। 3/4 भाग पे समुद्र है, महासागर, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के 3/4 भाग पे, पृथ्वी के 3/4 भाग पे आपका क्या है? जल है, सही आंसर है। लेकिन अगर भूमि की स्तर की बात किया जाए तो 1/4 होगा, लेकिन यहाँ पे किसकी बात किया भाई? महासागर की बात किया है, जल की बात किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास बेहतरीन शानदार क्वेश्चन, देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। यहाँ पे पूछा गया स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के निक्षेपण में होता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के निक्षेपण में क्या होता है? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? आपको आंसर बता देना है, सोच लेना है। बहुत ही बढ़िया, जियोग्राफी का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का बिल्कुल पूरा टेस्ट देकर के जाइए, बहुत कम समय में, मात्र 20 मिनट में 30 प्रश्नों का टेस्ट हम आपको करा रहे हैं, और ये पूरा पेपर हम आपको तैयार करा देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? इसमें से कौन सा है जो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, जिससे वायु प्रदूषण होता है? क्या धुआं और कुएसा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी और चारकोल से निकली गैस,
उपयुक्त सभी। तो आप बता सकते हैं किससे वायु प्रदूषण होता है? हाँ सर, बता सकते हैं, धुआं और कुहासा से भी वायु प्रदूषण होगा, वाहनों से निकलने वाली गैस से तो भी होगा, या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस से भी वायु प्रदूषण होगा। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेहतरीन, शानदार। ये लीजिए आपके पास एक और प्रश्न लाते हैं जल्दी से यूपीटीटी का 2011 का प्रश्न, और देखता हूं कितने प्रश्न सही करते हैं। सभी पेपर आपको मैं कराऊंगा, अभी मैंने 2011 से स्टार्ट किया है, ठीक है। शानदार प्रश्न यहाँ पे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकते हैं। यानी भारत है और भारत देश है, और भारत देश के अलावा और भी हमारा जो भारत देश है, भारत देश के अलावा और भी कंट्री हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए किस चीज की रोक लगाते हैं लोग? कागज के थैली, प्लास्टिक के थैली, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। बता सकते हैं आप लोग कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल सही आंसर हमको पता है, प्लास्टिक के थैले। प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी सड़ती गलती नहीं है, इसका पुनः चक्रण भी नहीं किया जा सकता, यानी इसका पुनः किसी चीज को सड़ा गला करके प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। जब सड़ेंगे ही नहीं तो यहाँ पे प्लास्टिक के थैले पे रोक लगाते हैं, फिर भी यूज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक के थैले पे रोक तो है, लेकिन देख रहे हैं फिर भी यूज हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें हैं। अ, व्यक्ति जब स्वयं नहीं चाहेगा जागरूक होना, तो इसमें क्या कोई कर सकता है? अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, तभी चीजें बदलेंगी। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हवा में जो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 44%, 23%, 40%, 21%। ये प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, हाँ है आसान, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया 21% है। 21% आपका क्या है? ऑक्सीजन है, और 78% जान लीजिए नाइट्रोजन है, और 0.03% आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका 0.97% में आपकी मिक्स गैसेज हैं और सभी अन्य गैसेज हैं। तैयार रहेगा? हाँ सर, बेहतरीन। ये लीजिए अगर बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन यूपीटीटी का, कि परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? इसमें सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, या ये सभी? बता सकते हैं आप लोग कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और देखता हूँ क्या आंसर बताते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरसों द्वारा? बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा सही आंसर आपका हो जाएगा। ये लीजिए यूपीटीटी 2011 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? फॉन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया, 20-25 बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया, हर एग्जाम में मिला करके पूछा गया कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। सर बिल्कुल पता है, डेसिबल में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ डेसिमल लिखा नहीं होगा, डेसिबल होगा सही आंसर। ये लीजिए आपके पास अंतिम प्रश्न, ये रहा आपके पास यूपीटीटी 2011 का प्रश्न। क्या पूछा? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक है? कागज है, कपड़ा है, धातु है, या प्लास्टिक है? आप लोग समझ गए होंगे। हाँ सर, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। तो हमने कराया आपको 2011 पेपर का यूपीटीटी का ईवीएस का पेपर, जिसमें 30 प्रश्नों को कराए। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप जरूर बताइएगा। अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार करना चाहते हैं, और यूपीटीटी के लिए बेहतरीन और शानदार तैयारी करना चाहते हैं, यूपीटीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल से, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़िए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लाइव क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 9:30 बजे लाइव क्लास होती है, आप 9:30 बजे लाइव क्लास से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि वहां पे मैं आपको बेहतरीन टेस्ट करा रहा हूँ, सभी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, उसके बाद क्लासेस भी अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से यूपीटीटी के लिए तैयारी करिए, क्योंकि 4 से 5 सालों बाद होने जा रहा है 2026 में, ठीक है। आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, और आगे की तरफ आप लोग बढ़ते रहिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।